आगे बच्चों रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक। ठीक है, तो रूपक की परिभाषा आप सभी जानते होंगे बच्चों। रूपक काव्य की जिन पंक्तियों में, काव्य की जिन पंक्तियों में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो, काव्य की जिन पंक्तियों में उपमेय पर उपमान का, हां बच्चों शेयर कर दो एक बार फटाफट क्लास को, आपका उत्साह देके मेरे में भी दोबारा उत्साह आ गया, क्लास लंबी लेने के मूड में हूं मैं। प्रवीण मिश्रा एक उदाहरण समझा दीजिए, किसका प्रवीण? रूपक होता काव्य की जिन पंक्तियों में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो। उपमेय पर आरोप होगा किसका? उपमान का। दूसरी बात अभेद होगा, अभेद जिसमें भेद न किया जा सके। मैंने शुरू में बताया था अगर उपसर्ग के रूप में आता हमेशा नेगेटिव अर्थ देता, अभेद न भेद, मतलब ऐसा आरोप हो कि उसको अलग न किया जा सके, जुदा न किया जा सके, वो होता है रूपक। जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, चंद्र खिलौना लई हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। भगवान श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा से कहते हैं, हे मां मैं तो वो चांद खिलौना लूंगा, मैं तो वो चांद खिलौना लूंगा। तो यहां चांद पर खिलौने का आरोप है, चांद पर किसका? खिलौने का आरोप है। अब देखो बच्चों, बहुत से बच्चे यहां भी कंफ्यूज होते हैं कि उपमा और रूपक में क्या फर्क है। बच्चों रूपक उपमा तब होता, उपमा तब होता जब कहता वो चांद सा खिलौना, चांद सा खिलौना, तो होता उपमा। सा में और इसमें फर्क क्या होता है बच्चों? देखो, अगर ये कहना उस जैसा खिलौना, चांद सा, उसका मतलब उस जैसा खिलौने का अर्थ है वो कौन लूं? कोई और, लेकिन हो वैसा, वो होता उपमा। समझ गए? कहता ना उससा, चांद सा, वैसा खिलौना चाहिए, मतलब वो कौन चाहिए? कोई और, लेकिन हो वैसा, वो होता उपमा। और रूपक में क्या है? वही खिलौना चाहिए, चांद। वो उस चांद को क्या कहता है? खिलौना कहता है। जैसे आपको पता है ना, हनुमान ने सूर्य को फल समझ के खा लिया था, है ना? तो सूर्य को क्या समझ लिया? फल। एक तो कहता उस जैसा फल खाऊंगा, वो तो उपमा होता। एक उसी ने खान चाल पड़ा, उसको क्या समझा? फल। तो सूर्य के ऊपर फल का आरोप था वहां। यहां क्या है? चांद रूपी खिलौना, मतलब वो खिलौना चाहिए। चांद को क्या कहता है? खिलौना। तो चांद के ऊपर खिलौने का आरोप है। ठीक है। और ज्यादातर केस में इन दोनों के बीच जो उपमेय उपमान साथ में आते हैं, इनके बीच योजक चिन्ह होता है बच्चों। क्या होता है? योजक। ठीक है, हाँ यही बात है मलिक, वो सॉरी मिस भारती, यही बात है। अच्छा बच्चों देखिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, पायो जी मैंने, पूरा करो वाक्य, पायो जी मैंने, देखता हूं कितने बच्चे करते हैं पूरा। पायो जी मैंने, हाँ हाँ बताना, हाँ वेरी गुड, जच्चा थी मेरे। प्रेम रतन धन पायो, भाई मूवी कम देखा करो तैयारी पे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब राम रूपी रतन धन। राम के ऊपर रतन धन का क्या है? आरोप। वैसे बच्चों इसमें भी रूपक है। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, इसमें भी क्या है? रूपक है बच्चों, दोनों में ही रूपक है। वेरी गुड बच्चों। राम रूपी धन, राम के ऊपर रतन धन का क्या है? आरोप। प्रेम रूपी रतन धन, प्रेम के ऊपर रतन धन का क्या है? आरोप। तो कौन सा अलंकार है? वेरी गुड बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, शाबाश। अगला देखिए, आपने पढ़ा होगा बच्चों, विज्ञान यान पर चढ़ी सभ्यता डूबने जाती है। विज्ञान यान पर
चढ़ी सभ्यता डूबने जाती है। विज्ञान यान पर चढ़ी सभ्यता डूबने जाती है। बच्चों, विज्ञान रूपी जहाज पर चढ़कर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति डूबने जा रही है। तो विज्ञान के ऊपर किसका आरोप है? जहाज का। कवि जो बच्चों आपने पढ़ा होगा, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, लोहे के पेड़ हरे होंगे, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। उसी की पंक्ति है कि विज्ञान यान पर चढ़ी सभ्यता डूबने जाती है। विज्ञान रूपी जहाज पर चढ़कर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति डूबने जा रही है। तो विज्ञान के ऊपर यान का क्या है? आरोप है। इसलिए कौन सा अलंकार है बच्चों? रूपक अलंकार है। जैसे बच्चों आए महंत वसंत, अहीर म्यूजिक, इस तरह के क्वेश्चन के जो हैं वो भाई बाद में करिए बात, ही एक बार है ना, रिलेशन इसमें ना तोड़े अपना। सुमन शर्मा, रतन कौन सा शुद्ध है? रतन जो है वो ठीक है, और हम वहां लिखते हैं ये ना। पहली बात तो एक चीज सुन लो कि कविता में अशुद्धि नहीं होती, कविता में अशुद्धि नहीं होती। मैंने पहले ही बताया था कि कवि में वो ताकत होती कि व्याकरण की धज्जियां उड़ा के रख सकता है। ठीक है, क्या होता है? व्याकरण की धज्जियां उड़ा के रख सकता है बच्चों। हाँ, आए महंत वसंत पे मैं बात कर रहा था। आए महंत वसंत बच्चों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लिखी हुई कविता आए महंत वसंत, उसकी पंक्ति है कि महंत रूपी वसंत जो हैं वो आ गए हैं। सॉरी, वसंत रूपी महंत आ गए। वसंत के ऊपर किसका आरोप है? महंत का। बच्चों जिस प्रकार एक महंत की सवारी निकलती ना बड़ी धूमधाम से, सज धजकर, गाजे बाजे के साथ, उसी प्रकार वसंत ऋतु भी बड़ी सज धजकर जो है वो पूरी तैयारी के साथ आती है बच्चों। तो यहां वसंत के ऊपर महंत का क्या है? आरोप है। वैसे बच्चों इसमें एक अलंकार और है, वो है मानवीकरण। इस पंक्ति में एक अलंकार और है बच्चों, मानवीकरण अलंकार। वो भी मैं साथ में बता देता हूं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा कम करते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं। तो मानवीकरण होता है बच्चों काव्य की जिन पंक्तियों में, कविता की जिन पंक्तियों में किसी प्राकृतिक निर्जीव जड़ वस्तु को, प्राकृतिक निर्जीव जड़ वस्तु को मानवीय गुणों के साथ चित्रित किया जाए। काव्य की जिन पंक्तियों में, कविता की जिन पंक्तियों में किसी प्राकृतिक निर्जीव जड़ वस्तु को मानवीय गुणों के साथ चित्रित किया जाए, मनुष्य के रूप में दिखाएं, वो कौन सा अलंकार होता है? वो होता है बच्चों आपका मानवीकरण। जैसे बच्चों देखो, जो बसंत है ना, बसंत वो एक निर्जीव वस्तु है, प्राकृतिक निर्जीव जड़ वस्तु है, और कवि उसको महंत के रूप में, मनुष्य के रूप में दिखा रहा है। तो इसलिए मानवीकरण अलंकार का उदाहरण भी है ये। आपने कविता पढ़ी हो बच्चों, रजनीबाला। क्या? रजनीबाला पढ़ी है क्या? राम कुमार वर्मा की लिखी हुई रजनीबाला। तो इसमें रूपक भी है और इसमें मानवीकरण भी है। रूपक भी है और मानवीकरण भी है। कैसे? रजनीबाला, रात्रि रूपी कन्या, रात्रि रूपी कन्या, रात्रि के ऊपर कन्या का आरोप है। और बच्चों रात्रि एक निर्जीव वस्तु है, उसको बाला, लड़की, मनुष्य के रूप में कवि दिखा रहा है। तो इसलिए कौन सा अलंकार भी है? मानवीकरण भी है। दोनों अलंकार हैं बच्चों। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चों, रजनीबाला की एक पंक्ति है, इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बाले, कहां बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बाले, कहां बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। मतलब इस सोते संसार बीच, जब सारा संसार सोया हुआ है, जगकर, जागकर, सजकर, सज धजकर, रजनी बाले, रात्रि रूपी कन्या। तो इसमें दोनों है, रात्रि के ऊपर कन्या का आरोप है, रूपक भी है, और रात्रि एक निर्जीव वस्तु होता है, उसको कन्या, मनुष्य के रूप में दिखा रहा है। तो इसलिए बच्चों मानवीकरण भी है। लेकिन इसमें आगे एक पंक्ति और ले आती है, वो भी ध्यान से सुनना। कहां बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले, कहां बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले, तारे रूपी गजरों को बेचने कहां जा रही हो। तो इसमें मानवीकरण नहीं है बच्चों, इसमें सिर्फ रूपक है इस पंक्ति में। क्यों? मानवीकरण तब होता है
जब प्राकृतिक निर्जीव जड़ वस्तु को मनुष्य के रूप में दिखाएं या मनुष्य का क्रियाकलाप करते उसके कार्य करते हुए दिखाएं। यहां तो गजरे भी और तारे भी दोनों के दोनों निर्जीव हैं, तो यहां मानवीकरण नहीं बनेगा, यहां सिर्फ कौन सा बनेगा? रूपक बनेगा। कौन सा बनेगा बच्चों? रूपक बनेगा। तो आगे चलते हैं, देखिए। तो मैं बात कर रहा था मानवीकरण की, तो मानवीकरण के 2-4 एग्जाम्पल और दे देता हूं बच्चों आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। और बहुत से एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसमें मानवीकरण और रूपक जो है दोनों होते हैं, ठीक है। मानवीकरण में जैसे बच्चों, खड़ खड़ करताल बजा नाच रही विशुद्ध हवा। खड़ खड़ करताल बजा नाच रही विशुद्ध हवा। खड़ खड़ करताल बजा नाच रही विशुद्ध हवा। अब देखो बच्चों, हवा जो है ना वो क्या है? निर्जीव है, प्राकृतिक निर्जीव जड़ वस्तु है, वो नाच नहीं सकती। यह गुण तो मनुष्य का है। यह गुण किसका? मनुष्य का। लेकिन यहां पे कवि जो है वो हवा को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखा रहा है। इसलिए ये बच्चों वसंत ऋतु के आगमन की खुशी में ये आए महंत वसंत की पंक्ति है कि जैसे ही वसंत ऋतु आई तो उसके आने की खुशी में जो है विशुद्ध हवा, होश हवास खो बैठी हवा और खड़ताल बजाकर जो है वो नाच रही है, ऐसा लग रहा है। इसी कविता की एक पंक्ति है, कोपल के मुंदे नैन थर थर पुलक गात। कोपल के मुंदे नैन थर थर पुलक गात। अब बच्चों बसंत ऋतु में थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसके कारण कहता है वो ठंडी हवा चलने से कोपल जो ना, जो कच्ची पत्तियां होती हैं उनके नैन मुंद गए हैं, आंखें बंद हो गई हैं। बच्चों ये गुण मनुष्य का है, ठीक है, पत्तों का नहीं है। तो यहां पत्तों को किसके रूप में दिखा रहा है? मनुष्य के क्रियाकलाप करते हुए दिखा रहा है। इसलिए कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है बच्चों, ठीक है। जैसे बच्चों चट्टानों की छाती से दूध निकालो। चट्टानों की छाती से दूध निकालो। अब चट्टान निर्जीव हैं, उनकी छाती से दूध नहीं निकल सकता बच्चों, ठीक है। यह गुण मनुष्य में होता है, इसलिए इसको मानवीय गुणों के साथ चित्रित किया गया। तो कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें मानवीकरण अलंकार है। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाहुना जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। पाहुना जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। पाहुना किसका पर्यायवाची होता है बच्चों? अतिथि का। अतिथि समझो हो, अतिथि। बच्चों रटो मत, समझना सीखो। ए प्लस तिथि, ए प्लस है तिथि। मैंने क्या बताया? जब भी ए उपसर्ग के रूप में आएगा नेगेटिव और देगा, न तिथि, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। अरे कदे भी आदम के बिना बताए वो होता था अतिथि। आजकल तो फोन करके क्या हुआ, अरे कोई हमारा गेस्ट आ रहा है ना, वो अतिथि नहीं बच्चों। ए प्लस तिथि, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, कदे भी अटपके, वो अतिथि होता था। कौन होता था? वो अतिथि होता था, ठीक है। तो पाहुना जो आए हो गांव में शहर के, मानो शहर से गांव में कोई अतिथि आ गया हो। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। जिस प्रकार एक अतिथि बन ठन कर सज धज कर आता है, उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठन कर सज धज कर आए हैं। अब मेघ निर्जीव होते हैं बच्चों, वो बन ठन नहीं सकते, वो सज धज नहीं सकते। ये गुण किसका है? मनुष्य का है। तो यहां निर्जीव प्राकृतिक जड़ वस्तु को मानवीय गुणों के साथ चित्रित किया गया है, उसके क्रियाकलाप, उनके कार्य करते हुए दिखाया गया है। इसलिए कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, तो मानवीकरण क्लियर बच्चों, दोनों के दोनों क्लियर। अरे रूपक और मानवीकरण क्लियर क्या? बताइए। प्रीत पुनिया पोएम बहुत अच्छी थी सर। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ो बच्चों, इनको जरूरी है ये। तो देखिए
तो बच्चों देखिए, एक मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। रूपक भी हमने पढ़ लिया। रूपक में क्या था कि काव्य की जिन पंक्तियों में, कविता की जिन पंक्तियों में उपमेय पर उपमान का, काव्य की जिन पंक्तियों में उपमेय पर उपमान का या प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का अभेद आरोप हो, ऐसा आरोप जिसको जुदा न किया जा सके, अलग न किया जा सके, जिनमें भेद न किया जा सके, वो होता रूपक। ठीक है। और मानवीकरण था काव्य की जिन पंक्तियों में प्राकृतिक निर्जीव जड़ वस्तुओं को मानवीय गुणों के साथ चित्रित किया जाए, मनुष्य के रूप में दिखाया जाए, तो वो कौन सा था? मानवीकरण था बच्चों। अब एक एग्जाम्पल लिखता हूं, देखिए बच्चों। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में क्या कहता बच्चों? बीती विभावरी जागरी, विभावरी होती रात, कहता रात बीत गई है खड़ी हो जा। बीती विभावरी जागरी कि रात बीत गई है खड़ी हो जा। अंबर पनघट में, आकाश रूपी पनघट में, रूपक, आप आकाश रूपी पनघट में डुबो रही तारा घट, तारा रूपी घड़े को, रूपक। उषा नागरी, उषा रूपी औरत, रूपक और मानवीकरण दोनों। क्यों बच्चों? देखो, उषा प्रातःकाल का समय, उषा प्रातःकाल का समय होता है, उसको नागरी, नागरी औरत बच्चों। तो प्रातःकाल का जो समय है ना, जिसको उषा कहते हैं, तो निर्जीव होता है, उसको नागरी औरत के रूप में कवि दिखा रहा है, उसके काम करते हुए दिखा रहा है। तो इसलिए यहां मानवीकरण भी है। ठीक है। यहां नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि अंबर भी निर्जीव, पनघट भी निर्जीव, यहां नहीं बनेगा। तारा भी निर्जीव, घड़ा भी निर्जीव, लेकिन यहां ये प्राकृतिक निर्जीव वस्तु उसको मानवीय गुणों के साथ चित्रित कर रहा, तो यहां रूपक भी और मानवीकरण भी है। समझ गए? कर लोगे? अमन चौधरी गुड आफ्टरनून, शाबाश। देखो आपने क्या देखा बच्चों, क्या कह रहा? बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई है खड़ी हो जा। अंबर पनघट में, आकाश रूपी पनघट में डुबो रही तारा घट, तारे रूपी घड़े को, उषा नागरी, उषा रूपी औरत। बच्चों आपने एक चीज देखी है कि रात में जो आकाश होता है तारों से भरा होता है, आकाश जो है वो तारों से भरा होता है रात में। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती जाती है और उषा का प्रातःकाल का समय आता है, तो वो धीरे 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 सारे तारे जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं। जैसे बच्चों एक पनिहारी पनघट पे जाती है, तो जैसे ही पनघट में पड़ा घड़ा जो है वो डालती ना, पहले वो सारा घड़ा बाहर होता है और धीरे 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 वो सारा जल में समा जाता है। उसी प्रकार का कवि वर्णन कर रहा है बच्चों। ठीक है, कर लोगे? तो रूपक हो जाएगा बच्चों, मानवीकरण हो जाएगा।